मुसलमानों के साथ अब क्या होने वाला है वेस्ट में? कि जहां जहां अब ये मुसलमान है वो अंतरतरीन हालत में हमास को मैं ब्लेम करूंगा जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है रशिया से और चाइना से पैसे बनाने के लिए, और ईरान से। ईरान $100 मिलियन देता है उनको साल का। कि दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट देखो उसकी दुम उठाओ, मेड इन पाकिस्तान की ठप्पा लगा हुआ होगा इसके ऊपर। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो अगर टेररिज्म हो। तो इंडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इस चीज को ना पीसफुली हल करने के लिए। पाकिस्तान का तो कोई इधर इसमें कोई रोल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो मिडिल ईस्ट है या फिर आप कह सकते हो कि जो अरब कंट्रीज़ वाला जो आसपास का एरिया है उसमें मुसलमानों की सिचुएशन क्या होने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैलेस्टीन एक इंडस्ट्री है और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ना वो है हमास। और हमास नहीं चाहेगा कि ये कन्फ्लिक्ट बंद हो, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये सिचुएशन सेटल हो जाती है तो फिर यहाँ पर होगा क्या कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह हो जाती है, हाइपोथेटिकल सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ सेटल हो जाता है, तो फिर ये आतंकवादियों को लगेगा कि भाई तो हमारे वजूद का मतलब क्या है। और फिर अगर मान लीजिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि भाई आतंकवादियों की सही ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको ठोक देंगे। पहले चुप कराने की ट्राई करेंगे लेकिन उसके बाद ठोक देंगे। तो इसीलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी भी सिचुएशन अच्छी होती है तब यही आतंकवादी है जो कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सुनते नहीं है, वो कोई ना कोई हमला करवाने की ट्राई करेंगे इंडिया के अंदर, और फिर जो रिलेशन सुधरने लगे थे वो फिर से बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमानों के साथ अब क्या होने वाला है वेस्ट में और मुसलमान दुनिया में? क्योंकि ये जो आपने सवाल उठाया, मैं इस पर पर्सनली कंसर्न हूँ कि अगर आपको याद होगा कि फ्रांस और बहुत सारे ममालिक के अंदर जो अरब वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं, ये होता है ये शुरू अरब वर्ल्ड वाले करते हैं और कोट सानू पे दी है। ये 9/11 भी उन्होंने किया था तो चंडा सानू इन्होंने आगे हम मारिया सर। सो ये अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि बीच में से लॉन वोल्फ एलिमेंट्स उठ सकते हैं। की खबर DW वालों की कि फ्रांस में, पेरिस में इन्होंने यहूदियों के बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया वहां मुसलमानों ने। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि यूरोप के अंदर बुरके बैन है। इसके बाद आगे क्या बैन करेंगे ये भी इनको ख्याल रखना चाहिए इसको, क्योंकि इनके डायस्पोरा जो है स्ट्रांग नहीं है। इनके डायस्पोरा क्या है, लोअर क्लास लेबर है, अनपढ़, उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। या तो आपके पास, मैं वही बात कर रहा था पहले आपको, या तो आपके डायस्पोरा जो हो वो टेक्नोक्रेट हो, तो लेकिन अगर डायस्पोरा हो सिर्फ टैक्सी ऊबर चलाने वाले, तो देख के करना चाहिए कि आगे हम इसके रिटेलिएशन में क्या करेंगे। आपके नामों को कहां कहां स्क्रीन किया जाएगा, आपको कहां कहां प्रमोशन आगे जाने से रोक लिया जाएगा, कौन कौन से एयरपोर्ट पे खड़े करके आपके कपड़े उतारे जाएंगे, ये नहीं देखते। यही तो, ये मेरे बच्चों को यही नहीं पता ना। मैं 35 साल सारा देख चुका हूं। सितंबर 11 के बाद हर एयरपोर्ट पे, हर बॉर्डर पे मुझे लाइन से निकाल लिया जाता था, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम मुसलमान था और मेरे पास सऊदी अरेबिया उम्रे पे जाता था, वीजा होता था, हालांकि मैं अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन पासपोर्ट है मेरा। लेकिन इनको पता नहीं, बच्चे है ना, दूध के दांत है, ये थप्पड़ों के साथ रहने वाले बच्चे हैं। इनको सिर्फ जो है हमारे आसिम मुनीर साहब ठीक कर सकते हैं, और कोई बंदा पाकिस्तान में इनको ठीक करने की सलाहियत नहीं रखता, अफसोस के साथ। कि दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट देखो उसकी दुम उठाओ, मेड इन पाकिस्तान की ठप्पा लगा हुआ होगा इसके ऊपर। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो अगर टेररिज्म हो। टेररिज्म हो और पाकिस्तान ना हो तो पाकिस्तान भी सोचता है कि भाई हमारे बगैर कौन इतने बड़े कांड कर रहा है। इस हमले से 8 या 10 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर गए थे ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे। अगस्त में ईरान की आर्मी के ऑफिसर्स बेरूत में हमास और हजबुल्लाह के लोगों से मिले थे, जहां पे ये प्लानिंग हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। ये सारी प्लानिंग वहां पे हुई थी। आप क्या समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर से ईरान के आर्मी चीफ ने डिस्कस नहीं किया होगा? पाकिस्तान का स्टैंड नहीं पता ईरान को फलस्तीन पे? दुनिया में ईरान और पाकिस्तान ये दो हैं जो फलस्तीन के ऊपर एक ही स्टैंड लेके बैठे हैं, जो खुल के टेररिज्म की मदद करते हैं। जो पाकिस्तान और इंडिया है वो इस सिचुएशन में क्या कुछ कर सकते हैं, यानी इस जंग को रुकवाने के लिए, पीस प्रोसेस के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे, या आप क्या समझते हैं कि कुछ हो सकता है? मैंने जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर है ना टू इंडिया, उसका
मैंने वो देखा है इंटरव्यू, उसने कहा है कि इंडिया के दोनों तरफ हैं इन्फ्लुएंस, तो इंडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इस चीज को ना पीसफुली हल करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो टोटल इजराइल का साथ और ये सारा कुछ ऐलान कर दिया, क्योंकि वो एक और किस्म की सोच है। जो पुराना इंडिया था वो एक और किस्म की दुनिया को अंडरस्टैंड करता था। लेकिन ठीक है, आई थिंक पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इंडिया में भी एक एंटी मुस्लिम, एंटी वो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट भी अब है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है जो हमने कश्मीर में किया है और इंडिया के जाके हमने टेररिज्म की है। तो जो इंडिया के अंदर अब वो कंस्टिट्यूएंसी जो है वो इजराइल को अपना दोस्त समझती है, और वो कहते भी हैं कि जितने हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इजराइल ने हमें सपोर्ट किया है। तो अब इजराइल इज टू मच, इंडिया इज टू मच ऑन द इंडियन साइड, द गवर्नमेंट एटलीस्ट। लेकिन फिर भी मैंने इंडियन जो है फलस्तीनी एम्बेसडर जो है इंडिया के अंदर, उसको यही कहते सोचा है कि इंडिया को सोचना चाहिए कि इनकी दोनों तरफ से दोस्ती है और ये इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का तो कोई इधर इसमें कोई रोल नहीं है। इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि एक वक्त में हम बड़ा अरब कॉज को बड़ा प्रोटेक्ट करते थे, फलस्तीन को। आज पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, यानी कि इस वक्त मुसलमानों की पाकिस्तान में, आप न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं ना तार साहब, ये पाकिस्तानी बड़े चैंपियन होते थे, जुम्मे का इंतजार करते हैं प्रोटेस्ट निकालने के लिए इस तरह के इशू पे। सो बीच में अब जुम्मा जो है वो तो मेरा ख्याल है सुबह है कि पता नहीं कब है। सो इसका मतलब है अब अगर जड़ा वेस्ट है उसने हफ्ते को कोई काम पाता है तो अगले जुम्मे से चारों प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो वो भी हमें कार्रवाई क्योंकि मस्जिदां जो उन्होंने फिर रखो ना खुतबा सही तो देते नहीं, उन्होंने फिर सियासी तकरीरें करते हैं मौलवी। लेकिन चीमा साहब, मजहब का गलत इस्तेमाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। गलत इस्तेमाल आज मैं समझता हूं जो कुछ यहाँ फलस्तीन में भी हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया झगड़ा प्लाटों का है, लेकिन उसको मजहबी रंग दे दिया गया है। और ये मजहबी रंग के अंदर मेरे पाकिस्तानी बच्चे और खराब होंगे जो पहले जाके जमान पार्क में मनते मांग रहे हैं, फिर ये उधर यही करेंगे, उस तो गट तवीज लेंगे जाके। लेकिन चीमा साहब, ये जंग अभी चलेगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी, और इसमें कहते हैं 2 हाथियों की लड़ाई बल्कि 3 हाथियों की लड़ाई होगी, तो मारे जाएंगे मुसलमान, वो भी मार खाएंगे। फलस्तीनी दुख वाली बात है, मुसलमान है, इंसान है, इजराइली भी उनके साथ ज्यादती की इंसान है। और मेरा मकसद है, दुख है जहां जहां भी, मैं दुख के साथ कहूंगा कि जहां जहां भी मुसलमान है वो अबतरीन हालत में रह रहा है। अभी जो रिसेंटली 9 कू हुए अफ्रीका के मुल्कों में, ज्यादातर वो भी मुसलमान मुल्क थे। आज आपको मैं एक और मिसाल बताना चाहता हूं कि देखिए हालात क्या है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया इन द फेवर ऑफ फलस्तीन। फ्रांस के अंदर क्या हुआ है, पेरिस में यहूदियों के उनके बच्चों को स्कूलों में जाने से रोक दिया गया, मुसलमानों ने इकट्ठे होकर उनको रोक दिया गुस्से में। अब देखेंगे दुनिया में इनके साथ आगे क्या करेंगे सिविलाइज। या तो फिर देखें ना, अगर आपको इस पास सलाहियत हो तो आपके डायस्पोरा स्ट्रांग हो, आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो, आपके कांग्रेसमैन हो, गवर्नर हो, तो फिर तो आप इस तरह की हरकतें करें तो समझ आ जाती। तो सब आपको लगता है ये जो आपने बातें बताई है, ये पैटर्न ऑफ वायलेंस बढ़ सकता है कि जैसे एक वर्ड हम बोलते हैं लोन वॉल्फ अटैक, जिसमें कोई अकेला शख्स कहे जी मैं फलस्तीन का बदला जी किसी मुल्क में भी ले रहा हूँ, आई डोंट नेम एनीवन, एनी कंट्री, जहां पे जी फॉर एग्जांपल ज्यूज ज्यादा हैं, जहां पे जी वो ममालिक जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये आपको लगता है कि ये पैटर्न ऑफ वायलेंस अगर बढ़ता है? क्योंकि एक तरफ जब आप देखते हैं कि मुसलमान दुनिया की ऑफिशियल लेवल पे खामोशी है, मिसाल के तौर पे आज पता चला कि पाकिस्तान के जो हमारी कैबिनेट है उसने ये कहा है कि हम इजराइल से कहते हैं कि बम्बार्डमेंट बंद करें। अब देखें ना, ये इस तरह का कमजोर बयान, मतलब कैबिनेट कह रही है बम्बार्डमेंट बंद करो, मतलब फिर लोग कहेंगे जी आपके पास इतनी बड़ी ताकतें, इतनी न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल, और एक जड़ा ना छोटा जा ढिला जा बयान। नहीं चीमा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਠਾਨ ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ,
की करना, घड़िया चो ना निकले ने, पता ही नहीं, गुआंढियां नहीं पता कौन ने, क्लास बी क्लास सी के लोग इन्होंने फड़ के खाना पूरी की। लेकिन चीमा साहब, जाती तौर पर मैं आज सख्त अफसोस है, मैं देख रहा हूँ बच्चे मर रहे हैं, उधर से देखता हूं, इजराइल की तरफ से देखता हूं, वहां भी दुख होता है, फलस्तीनी देखता हूं, वहां भी दुख होता है। लेकिन इसमें हमास को मैं ब्लेम करूंगा, जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है रशिया से और चाइना से पैसे बनाने के लिए, और ईरान से। ईरान $100 मिलियन देता है उनको साल का, उनका तो फिर कारोबार है ये सब, फिर उन्होंने हलाल तो करने थे। लेकिन ये कि उनके पास कोई प्लान नहीं है कि 2 मिलियन लोग गाजा के आज कहाँ जाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, किधर जाएंगे। बच्चे खवातीन बुरकियां जो रोंदियां चीखदियां, फिर दिल खून के आंसू होता है, दिल खून के आंसू होता है। उधर देखता हूं तो यहूदियों के हालात इस तरह के, उधर देखता हूं, पता नहीं, मेरा मकसद ये कोई जस्टिफाई कर सकता है इन चीजों को, कोई जस्टिफाई कर सकता है, कोई जस्टिफिकेशन किसी के पास हो। हाँ, उनके पास जस्टिफिकेशन इजराइल के पास यह, बिकॉज दे स्टार्टेड द वॉर, दे स्टार्टेड इट। और सबसे बड़ी बात यह, मैं बिल्कुल ये इस चीज के हक में हुए, तुम आपको ठीक है, आप स्ट्रांग थे, आपको उनके मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला करते, उनके सोल्जर्स को मारते, सिविलियन मारे आप, बूढ़े मारते रहे हो, बच्चों को मारते रहे हो। इस्लाम ये इजाजत देता आपको?